ओके जी, आज की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 की कंटिन्यूशन है, विच इज़ अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नाउ। सो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, पिछले जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए थे मोनोपोली के लिए थे। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेल अ डिफरेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंशियल है, यानी प्रोडक्ट्स आर वेरी क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहेंगे। अब मार्केट मोनोपोलिस्टिक कब होगी? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट्स अ डिग्री ऑफ मार्केट पावर। अब जितनी भी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशंस होंगी उसकी वजह से मार्केट पावर जो है वो क्रिएट होती है। और मार्केट पावर जितनी ज़्यादा हो, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि उतना ज़्यादा जो है वो आपकी मोनोपोली होती है इन अ सर्टेन मार्केट। सो फिर आखिरी कंडीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए ये भी है कि मार्केट जो है वो भी कंपेटिटिव होनी चाहिए, यानी एंट्री जो है वो इजी होनी चाहिए। तो मोनोपोली में, प्योर मोनोपोली में हमने पढ़ा था कि एंट्री जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सो जो बैरियर टू एंट्री है वो बहुत हाई होता है। अब शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम तो वो मोनोपोली के की तरह का ही इसका एग्जिस्ट है। अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जिट लीड्स टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। सो ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जिट है, असल में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को क्रिएट करता है। It is attained when demand curve for each producer is tangent to long-term average cost. कार प्रोड्यूसर की जो डिमांड कर्व है वो एल ए सी के टेंजेंट हो, यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट एक ही है, उसी पे डिफरेंट टेंजेंट्स डिफरेंट फर्म्स को शो कर रही है। और जो इक्विलिब्रियम आउटपुट बनती है पी, वो बेसिकली एल ए सी के बराबर हो, और आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एल एम सी के बराबर हो। तो ये बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्रिएट होगा। सो एस एम सी और ए टी सी आ गए, डी और एम आर जो है वो आपके आ गए डिमांड। अब इसमें जो है वो जो मीटर पॉइंट है एम आर और एस एम सी का वो ये है। इसी तरह एम आर और ए टी सी का वो ये है। इसी तरह एम आर और डी यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और ए टी सी को यहाँ पे भी जो है वो हमारी ये क्वांटिटी कट कर रही है। तो यहाँ पे पी आपकी बन गई है पॉइंट ए पे, ठीक है। पॉइंट बी पे आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी ए टी सी को टच कर रही है। और हमने कहा था लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के देखना चाहते हैं तो हम एल ए सी को ऑब्जर्व करेंगे। सी डी है ये आपका, ये बेसिकली डी और एम आर ये आपके ओरिजिनल है, और ये आपकी जो है मार्केट क्रिएटेड है मोनोपोलिस्टिक डिमांड की बात करें। तो यहाँ पे आपका पी बार आएगा। पी बार जो है वो बेसिकली आपके जो क्यू बार है उसको इनिशिएट करेगा। अब ये क्यू बार जो है वो कितना है डिमांड या एस्पेक्ट में, ये एम्फसाइज करता है आपका ये पॉइंट के आपकी जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो एम आर के मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। तो आपको बेसिकली आपकी जो लॉन्ग रन कॉस्ट है उससे ओवर एंड अबव आपकी जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है, ये जो पॉइंट है बराबर। सो इस वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट से हमारे जो प्राइस का एलिमेंट है वो ज़्यादा होने की वजह से
हमें बेनिफिट उठाते हैं। अच्छा, अब इस पे हमने कहा था कि ये टेंजेंट होगा लॉन्ग रन एवरेज का। तो जो जितनी डिमांड्स टेंजेंट बनती हैं लॉन्ग रन एवरेज का की, तो फर्स्ट करें ये फॉर्म वन है, ठीक है। सो ये जो है वो हमारी फॉर्म वन है। तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ एक और टेंजेंट हो, और यहाँ पे जो हो हमारी फॉर्म टू हो, यहाँ पे हमारा जो टेंजेंट है यहाँ पे हमारी फॉर्म थ्री हो, एंड सो ऑन। तो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो जनरेट हो। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए तो इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस डिसीजन, तो इसी तरह हमारे पास स्टेप्स हैं जैसे लास्ट टाइम थे। सो सबसे पहले तो आपने डिमांड इक्वेशन को एस्टिमेट करना है, पहला स्टेप। सो उसके लिए आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करें जो हमने चैप्टर 7 में डिस्कस की थी। दूसरा एलिमेंट आपको चाहिए सब्स्टिट्यूट फोरकास्ट ऑफ डिमांड शिफ्टिंग वेरिएबल्स इनटू एस्टिमेटेड डिमांड इक्वेशन टू गेट व्हाट दिस इक्वेशन q इज इक्वल टू a डैश प्लस dp। ठीक, तो जबकि a डैश क्या है, वो है a प्लस सी एम बार प्लस डी पी आर। दूसरा स्टेप है फाइंड इनवर्स डिमांड इक्वेशन। इनवर्स डिमांड इक्वेशन जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली आप पी के लिए सॉल्व करेंगे, और पी की इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है, पी इज इक्वल टू ए डैश डिवाइडेड बाई बी प्लस वन बाई बी क्यू। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी क्यू, जबकि ए जो है वो आपका माइनस ए डैश ओवर बी है, और बी जो है वो वन ओवर बी है, और आपका जो ए डैश है अभी हमने लास्ट स्लाइड में उसकी इक्वेशन पढ़ी है, ए प्लस सी एम हैड प्लस डी पी आर हैड। तीसरा स्टेप है मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए आपको, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसमें आपको ये पता है कि पी जो है वो आपका एक्सप्रेस्ड हो रहा है ए प्लस बी क्यू से। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या बनेगा, ए प्लस टू बी क्यू। ठीक, यानी माइनस ए डैश ओवर बी प्लस टू ओवर बी क्यू आपका जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन हो जाएगी। फिर अब आपको एस्टिमेट करनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। सो वो उसने कहा है कि आपकी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपने चैप्टर 10 में डिस्कस की थी, उसमें ए बी सी थी आपकी ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू स्के, और एस एम सी थी आपकी ए प्लस टू बी क्यू प्लस सी क्यू स्के। सो इसके ज़रिए आप जो है वो ए बी सी और एस एम सी को प्रोडिक्ट कर लें। पाँचवा स्टेप आपका ये है कि आपको वो आउटपुट चाहिए जहाँ पे एम आर एस एम सी के बराबर हो, यानी मार्जिनल रेवेन्यू शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। सेट इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को इक्वल करें और क्यू स्टैरिक जो है वो फाइंड आउट करें। द लार्जर ऑफ द टू सॉल्यूशंस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट लेवल। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, इसीलिए वो कह रहा है कि जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल होगा। फिर अब आपको उस पर प्राइस चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। उसके लिए आप क्यू स्टैरिक जो है वो इन्वर्स डिमांड फंक्शन में पुट करें, जो कि ये था, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस मिल जाएगी। ये जो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी और प्राइस हैं, दे आर ओनली ऑप्टिमल। कब ऑप्टिमल होंगे, जब पी जो है वो ए बी सी से ग्रेटर हो। ये ध्यान में रखिएगा, पी अगर ए बी सी से ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं होगी तो क्यू एंड पी ऑप्टिमल नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास राइट क्वांटिटी और प्राइस नहीं है, जिसकी वजह से हमारी प्राइस जो है वो
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है। तो अगर उससे ज़्यादा नहीं होगी तो हम लॉन्ग रन में इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने वही बात की, स्टेप 7 में उसी को जिक्र कर रहा है वो। चेक द शटडाउन रूल, सब्स्टिट्यूट क्यू स्टैटिक इनटू एस्टिमेटेड एबीसी फंक्शन जो था हमारा, इस फंक्शन में क्यू स्टैटिक पुट करें तो आपको एबीसी आ जाएगा। और ये जो आपके पास पी स्टैटिक आया है और एबीसी स्टैटिक नया आया है, अगर पी स्टैटिक ग्रेटर हो एबीसी स्टैटिक से, सो आप प्रोड्यूस करेंगे क्यू क्यू स्टैटिक यूनिट्स ऑफ आउटपुट और हर यूनिट को सेल करेंगे पी स्टैटिक। ठीक, इसका मतलब है प्रोडक्शन है। सो अगर ये लेस देन होगा तो हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो उस वक्त हम कहेंगे शट डाउन इन शॉर्ट रन। अच्छा, फिर अगर आप स्टेप 8 की बात करें तो आप प्रॉफिट और लॉस को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो सिंपल सी इक्वेशन है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइस आपको पता है, क्यू स्टैटिक आपको पता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट पता है, तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, और उसमें से फिक्स कॉस्ट निकालें तो आपको प्रॉफिट आता है। ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव होगा तो हम उसे प्रॉफिट देंगे। अगर प्राइस जो है वो लेस देन हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, फर्म शट्स डाउन, और प्रॉफिट जो है वो आपका क्या होता है, बेसिकली लॉस होता है माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, एस्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो एस्टेक पोजेसेस मार्केट पावर वाया पेटेंट्स। तो पेटेंट्स हैं उसके पास, जिसकी वजह से उसके पास मार्केट पावर एग्जिस्ट करती है। इट सेल्स एडवांस्ड वायरलेस स्टीरियो हेडफोन्स। सो एस्टिमेशन ऑफ डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्यू की, वो ये एग्जिस्ट करती है 41,000 माइनस 500 पी प्लस 0.6 m माइनस 22.5 पी आर। ठीक, सो इसमें अगर आप वैल्यूज़ को पुट इन करें, we somehow miss the data I believe, जिसमें उसने जो एम की वैल्यू है वो 45,000 में बताई है, और पी आर की वैल्यू 800 बताई। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आता है 50,000 माइनस 500 पी। ये आपकी क्यू की इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इन्वेस्ट डिमांड फंक्शन की बात करें तो बेसिकली वो क्या होगा आपका, क्यू माइनस 500 सॉरी 50,000 इज इक्वल टू माइनस 500 पी। सो आप माइनस 500 से अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास पी की इक्वेशन आ जाएगी, क्यू माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई माइनस 500, और उसमें ए जो है वो आपका आ रहा है क्यू और माइनस 500, और बी जो है वो माइनस 50,000 और 50, यानी ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 100। सो ये 100 माइनस 1/500 क्यू बना। तो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो ए की वैल्यू ये है, ठीक है 100, और आपके पास बी की वैल्यू है -1। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -0.002 क्यू इज नॉट मेट। अच्छा, अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करना है। आपका पी जो था वो था 100 माइनस 0.002 क्यू। एम आर क्या आएगा, सो रिकॉल करें वो 2b क्यू हो जाता है। सो 2b क्यू से मुराद ये कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100 माइनस 0.004 क्यू आ जाएगा। सो अब अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये आपकी इक्वेशन है पी की,
100 माइनस 0.002 क्यू, और एम आर जो है वो डबल उसमें स्टीप होना था, 100 माइनस 0.004 क्यू आपका एम आर की इक्वेशन है। अच्छा, एस्टिमेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम देखें तो गिवन द एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट इक्वेशन, सो इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, ए बी सी जो है वो 28 माइनस 0.005 क्यू प्लस पॉइंट 01 क्यू स्केयर, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ये है कि एस एम सी की इक्वेशन क्या बनेगी, कोई वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट इन करनी है, 2b क्यू हो जाता है और ये 3 आपका क्यू स्केयर हो जाएगा, 3c स्केयर। एस एम सी आपकी प्रोडिक्ट हो जाएगी इस इक्वेशन से, जो कि बनती है 28 माइनस 0.01 क्यू प्लस .03 क्यू स्केयर। तो आउटपुट डिसीजन आपको करना है जहाँ पे एम आर एम सी के बराबर हो, इसका मतलब है कि आपको क्यू स्टैटिक चाहिए। ठीक, तो उसमें हम क्या कहते हैं, एम आर एम सी, तो एम आर की वैल्यू यहाँ पर कर दी एम सी, तो अब क्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो क्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी वैल्यूज पुट करके क्यू स्टैटिक हमने फाइंड आउट किया, विच इन दिस केस इज 6000। सब आप प्राइसिंग डिसीजन कर सकते हैं। हमने कहा था कि क्यू स्टैटिक को प्राइस की इक्वेशन में पुट इन कर दें, जो कि थी हमारे पास 100 माइनस 0.002 क्यू, तो क्यू बेसिकली 6000 है, तो आपकी प्राइस आ जाती है $88। आप शट डाउन डिसीजन करना है तो ए बी सी आपको 6000 यूनिट्स पर फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी की इक्वेशन में 6000 पुट करें क्यू की जगह और आंसर आता है 34। सो प्राइस इज़ मच ग्रेटर देन ए बी सी, यानी 88 ग्रेटर है 34 से, ठीक है, जो कि बराबर है एवरेज टोटल कॉस्ट के। तो एस्टेक कैट प्रोड्यूस रादर देन शट डाउन, तो एस्टेक जो है वो अपनी प्रोडक्शन जारी रखी। तो टोटल प्रॉफिट हमने कहा था कि वो था टी आर माइनस टी वी सी माइनस टी एफ सी। सो टी आर क्या था हमारे पास, पी इंटू क्यू, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है और ये टोटल फिक्स कॉस्ट। तो अगर हमें ये पता हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमें बताया उसने 70,000 है, क्यू हमें पता है 6000 है, लेकिन प्राइस 88 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 34 थी और 6000 क्वांटिटी थी। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 54,000 प्लस। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट कंप्यूट हो गया। सो आपकी वो जितनी इक्वेशंस थी अगर आप उनको प्लॉट कर लें तो ये आपकी आ, ये डिमांड है, ये आपकी एम आर है। डिमांड बेसिकली प्राइस फंक्शन था, तो प्राइस फंक्शन आपका ये आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू ये आ गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अच्छी खासी नीचे है जो आपकी उस इक्वेशन से प्लॉट हो रही है, और ये आपकी एस एम सी है। ठीक, एस एम सी जहाँ टोटल कॉस्ट को टच करती है, सो वो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट है वो स्टार्ट होता है। तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट थी वो बेसिकली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का एडिशन था। ठीक, तो उन्हीं इक्वेशंस को अब हमने इसमें ग्राफ में प्लॉट कर। ये आपका जो पॉइंट ए था 6000 यूनिट्स पे, ये आपको बता रहा है कि 88 जो है वो उसकी प्राइस है, और ये वेरिएबल कॉस्ट थी आपकी 34, और उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट भी मिल जाता है। ठीक, तो ये 34 का पॉइंट आ गया आपका कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट को जहाँ पे वो टच कर रहे हैं वो आपका 79 है। तो अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहें तो बेसिकली ये है बी और सी के दरमियान का जो डिफरेंस है
So this is 9, basically 88 minus 79, 9 per unit है, तो मल्टीप्लाई करें 6000 से तो एग्जैक्टली 54,000 जो शेडेड एरिया से आपको डिनोट होगा। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की थी कि एक ही प्लांट, मल्टीपल प्लांट्स हों अगर ऑर्गेनाइजेशन के, यानी 2 प्लांट्स में प्रोड्यूस कर रही है ईयर बी में, तो उस वक्त क्या होगा, एलोकेट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे होगी, इस तरह से आप प्रोडक्शन करेंगे कि जो आपकी marginal cost in plant A है that becomes equal to marginal cost in plant B. So optimal total output is that for which यहाँ पे आपका जो marginal revenue है वो marginal cost marginal total cost के equal हो जाए। So profit maximization allocate total output so that आपकी जो equation है वो ये बन जाए, MR जो है वो MC total के बराबर हो MCA के और बराबर हो MCB के। मल्टी प्लांट फार्म में ऑब्वियसली डिमांड जो है वो आपकी डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो उस डिमांड के एस्पेक्ट में आपके जो MCA है और MCB है, ये दो डिफरेंट जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो ड्रॉ होगी। तो जो वो एक प्लांट की है, ये दूसरे प्लांट की है, और ये आपकी MC टोटल। इसका मतलब ये है कि आप इस पॉइंट पे जो है वो बेसिकली रिलाई कर रहे होंगे, क्योंकि वो कंबाइंड कॉस्ट को शो कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट को शो। सो ये आपका पॉइंट जो है वो आपको डिमांड के एस्पेक्ट में बता रहा है कि आपकी प्राइस क्या है, 45 होनी चाहिए और क्वांटिटी क्या होगी 175, और इसी एस्पेक्ट में आपकी जो कॉस्ट है वो 20 है। तो ये सारा रीजन जो है वो आपका प्रॉफिट रीजन कहला सकता है। Okay, that's it for this chapter. Any queries? Any queries till now, please? No, sir.